शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, 2019 के बाद से आज पहली बार ऐसा लगा कि मीडिया पक्षपात करते करते भी कुछ ऐसी खबरें छाप गया जो वाकई सच्चाई के करीब में हैं और जो हमारे कस्टमर्स, शाइन परिवार के एसोसिएट और शाइन से जुड़े हर एक व्यक्ति के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे कस्टमर्स को उनकी लायबिलिटी उतरने का रास्ता मिल चुका है, इसलिए ऐसी खबरों, ऐसी गिरफ्तारियों या ऐसी किसी बातों का असर हमारे कस्टमर्स की लायबिलिटी पर तो कतई नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये वो कस्टमर्स हैं जिन्होंने पिछले 4-5 सालों में दुनिया भर की अफवाहों के बाद भी, दुनिया भर की ऐसी खबरों के बाद भी दो पक्ष बना के रखा। एक वो जो ऐसी खबरों से या ऐसी बातों से डर कर लीगल में गया कि कंपनी भाग चुकी है, 68,000 करोड़ रुपए लेकर राशिद जी भाग गए। और एक वो जो इतने प्रचार प्रसार के बाद, इतने कुचक्र के बाद भी जिनका विश्वास कंपनी पर और राशिद जी पर बना रहा। धन्य वो सारे के सारे कस्टमर्स, धन्य हमारे वो सारे शाइन परिवार के लोग जिन्होंने इतनी ढेर सारी आफतों का सामना किया, अफवाहों का सामना किया, उसके बाद भी आज कंपनी के साथ खड़े थे, खड़े हैं और अब आगे कंपनी उनके साथ हमेशा सदैव खड़ा रहने का वचन देती है। कस्टमर्स की लायबिलिटी उतारने का निर्धारण जो माननीय उच्च न्यायालय कर चुका है, उस क्रम में उठाए जा रहे ये सारे कदम, जो लोगों की गिरफ्तारियां चल रही हैं और गिरफ्तारी के बाद चिन्हित करके उनकी संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है, ये भी कस्टमर्स की लायबिलिटी को उतारने के क्रम में उठाए गए कदम हैं। लेकिन एक बात जो आज मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि बहुत पहले मैंने कहा था कि तकरीबन 500 लोग गिरफ्तार होंगे। यह बात मैंने बहुत पहले कही थी। जिस दिन कोर्ट को पता चल गया कि स्कैम तो हुआ है, लेकिन स्कैम कंपनी ने नहीं किया है, घोटाला हुआ है, घोटाला कंपनी ने नहीं किया, घोटाला वहीं बैठे लोगों ने किया है। साथियों, जिस दिन से जजमेंट आया है उस दिन से लेकर आज तक तकरीबन 100 करोड़ से भी ऊपर का माल ईडी ऐसे लोगों का जब्त और सीज कर चुकी है जिन पर जांच एजेंसी को यह शक है कि इन लोगों ने शाइन के पैसे को, शाइन की जमीनों को, जो शाइन ने इन्हें दिया था जमीन खरीदने के लिए, उसे दबा कर बैठे हैं या उसे अपने निज लाभ में, निज प्रोजेक्ट चालू करने के नाम पर इन्होंने इस्तेमाल किया है। बहुत बड़ी बात है कि मात्र कोर्ट आदेश आने के 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर 100 करोड़ रुपए से ऊपर की जब्ती, वसूली ऐसे लोगों से किया गया है जिन्होंने शाइन के जाने के बाद पिक्चर में आए बगैर, तस्वीर में आए बगैर, बगैर किसी भी प्रचार प्रसार में आए बगैर अपना कार्य करते हुए किसी भी तौर से कंपनी के उस पैसे का दुरुपयोग किया जो कंपनी की संपत्ति थी। प्रयागराज शहर ऐसी सभी चीजों का गढ़ रहा है और अभी हिमांशु कुमार जी के द्वारा रचे गए वो सारे के सारे प्रेसिडेंट्स जिन्होंने 2019 की घटना के बाद ये उम्मीद लगा के रख ली थी कि राशिद जी लौटकर नहीं आने वाले हैं, लेकिन आप में से शायद ही किसी को यह बात पता हो कि 2019 में नेपाल से निकलने के बाद मेरे हिंदुस्तान आने की तैयारी पूरी हो चुकी थी, गाड़ी लग चुकी थी। मैं राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप के तौर पर अगर अरेस्ट हुआ था तो राशिद नसीम चेयरमैन शाइन ग्रुप के तौर पे ही मैं वहां से आजाद हुआ था। गाड़ियां लग चुकी थी, मेरे वापस आने की तैयारियां हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था। लेकिन आपने क्या कभी अपने दिमाग पर जोर देकर यह सोचा है कि एक आदमी जिसे सेम डे जमानत मिलती है, वो उसी दिन अगले 3 से 4 घंटे के अंदर क्या अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से, अपनी प्लानिंग से नेपाल से दुबई जाएगा? मुझे नेपाल में मेरे छूटने के बाद, मेरी जमानत होने के बाद वो पहला व्यक्ति कौन था जो आ करके मुझसे मिला था? नेपाल में कोर्ट से छूट जाने के बाद वो कौन लोग थे जिनके साथ मैं नेपाल कोर्ट से बाहर गया था?
वो कौन लोग थे जिन्होंने नेपाल कोर्ट से मुझे ले जाकर के एयरपोर्ट तक पहुंचाया और कोर्ट से लेकर के होटल तक और होटल से लेकर एयरपोर्ट तक ऐसी कौन सी बातें थी, ऐसी कौन सी चीज थी जिसने मुझे प्रेरित किया कि जहां मेरी हजारों लाखों की जनता इंतजार कर रही है, जहां जाने के बाद मेरा आदर सत्कार होता, एकाएक कुछ घंटे के अंदर शाम को 5 बजे कोर्ट से मैं निकलता हूं और 7:30 बजे की फ्लाइट थी। इत्तेफाकिया वो फ्लाइट डिले हो गई थी 2-3 घंटे, लेकिन अगले 1 घंटे में ऐसा कौन व्यक्ति था जो मुझे यह कन्विंस किया कि आप इंडिया जाओगे तो नुकसान होगा आपका, आप इंडिया जाओगे तो वहां पर आपके लिए पहले से तैयारी बैठी पड़ी हुई है। ये लोग वो व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी तरीके से एक संगठन बना करके तय कर रखा था कि राशिद जी को यहां से आप भेज दीजिए दुबई, उसके बाद सारा खेल खेला जाएगा। और दुबई आने के बाद कुछ दिन के बाद हर किसी की ट्रेवल हिस्ट्री मिल जाएगी कि लोग मुझसे यहां मिलने के लिए आए। जो कंपनी जिसे मैं चलते हुए छोड़ करके आया था, जिसके मैं इवेंट किया करता था, उसके बाद सैकड़ों लोग दुबई आते गए। जिस कंपनी को चलाने के लिए मैंने सैकड़ों करोड़ रुपए नेपाल से निकलने के बाद खर्च दिए, इन सभी लोगों के सामने मैंने रिक्वेस्ट किया कि 100 CR के ऊपर का फंड आपने इन्वेस्ट करवाया है डिफरेंट प्रोजेक्टों में, डिफरेंट जगहों पर। आपसे निवेदन है कि सिर्फ उसका 25-30% पैसा ही खाली निकाल कर कंपनी को दे दीजिए, कंपनी के हालात ठीक हो जाएं, उसके बाद हम आपसे बात कर लेंगे, उसके बाद हिसाब किताब कर लेंगे। लेकिन आज कंपनी को आवश्यकता है, कंपनी कस्टमर को आवश्यकता है। ये लोग वादा करके यहां से जाते हैं और जाने के बाद इलाहाबाद शहर के अंदर के प्रेसिडेंटों को सबसे पहले बहकाना शुरू करते हैं। गृह संगम, नारायण स्क्वायर, जारे स्पार्कल वैली, लोड स्टार, ये सारे के सारे वो प्रोजेक्ट जहां पर कंपनी के कई 100 करोड़ रुपए पड़े होने के बाद भी इलाहाबाद शहर के बेईमान प्रेसिडेंट्स मोहम्मद जावेद, जिसने अपने नाम पर 50 करोड़ से ऊपर का माल लिखवाया, इसके बाद भी लगातार FIRओं का दौर और इलाहाबाद कोर्ट के अंदर रिट का दौर नहीं रुक पाया, सिर्फ इन लोगों की वजह से कि जितना ज्यादा हो सके FIRओं का लोड डाल दो, अखबारों में छपवा दो, राशिद जी लौट के ना आने पाए, यहां पर गिरफ्तारियों का दौर चालू रहे। जो उनके वफादार हैं वो गिरफ्तार होना शुरू हो जाए ताकि बेईमानों की बाजार चलती रहे। आप सभी लोगों से मैं सिर्फ एक सवाल ये करूंगा, इससे पहले जितने लोग गिरफ्तार होते गए उनके पास नहीं निकला कि उनका कितना माल, शाइन का माल दबा के रखा उन्होंने। अब जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं उनके पास क्यों निकल रहा है? इसीलिए कि इन्होंने दबा के रखा हुआ था। और अभी गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ है, खत्म नहीं होगा। अब से 1-1.5 साल पहले मैंने एक जांच एजेंसियों की आपस की लखनऊ में की गई मीटिंग का एक पार्ट मैंने शेयर किया था, जिसे मैंने बताया था कि SFIU, EOW और ED, इन सभी के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसरों ने मिलकर के आपस में मीटिंग करी, अपना डेटा एक्सचेंज किया और SFIU के जांच एजेंसी के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तरफ से रिकमेंड किया गया कि जब तक उन लोगों को नहीं पकड़ा जाएगा जो शाइन में इन्वॉल्व थे, चाहे वो उसके स्टाफ हों, चाहे वो उसके एजेंट हों, चाहे वो लैंड मैनेजर्स हों, उन्हें जब तक नहीं पकड़ा जाएगा तब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी। लेकिन पता नहीं क्या बात थी कि इससे पहले इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ED में किस प्रकार से जांच की गई, क्या हुआ, बार बार कोर्ट में फटकार पड़ने के बाद भी ऐसा कोई नाम, ऐसा कोई चेहरा सामने नहीं आता था। लेकिन अब मैं धन्यवाद देता हूं सबसे पहले ऊपर वाले का, सैल्यूट करता हूं जांच एजेंसी के कार्यप्रणाली का कि आज की तारीख में पिछले 7-8 महीनों में जिस तरह से रेड, गिरफ्तारी, जब्ती की जा रही है, यकीनन अगर यह कार्य पहले किया गया होता तो शाइन परिवार के कस्टमर्स 1 साल के अंदर अपने पूरे पैसे की अदायगी के साथ आजाद रहे होते। असली गुनहगार या तो सरेंडर कर चुके होते या जेल के अंदर होते
और शाइन परिवार आज की तारीख में इज्जत के साथ काम कर रहा होता, अब हम उससे कई गुना ज्यादा इज्जत के साथ काम करेंगे। लेकिन इतना तय है कि शायद पहले ये लोग अपने जुर्म को कबूल लेते तो यहां तक बात ना आती, लेकिन अब इनके हाथ से भी बात निकल चुकी है। आज शाइन परिवार इस बात के लिए धन्यवाद देता है उच्च न्यायालय को कि हमारे कस्टमर्स इस पूरी प्रक्रिया में कहीं नहीं फंस रहे हैं। हमारे कस्टमर्स को उनका पैसा मिले, हमारे कस्टमर्स की लायबिलिटी खत्म हो, यह रास्ता निर्धारित करने के बाद ये सारे कार्य हो रहे हैं। आप सिर्फ गवाह रहेंगे इन बातों का कि जो मैं कहा करता था पिछले 4 सालों से, जो मैं बोला चला आ रहा था पिछले 4 सालों से, आज वो एक एक बात सच साबित हो रही है। कंपनी आपका पैसा लेकर कहीं नहीं गई थी, सारा पैसा वहीं पड़ा था, किसानों के पास पड़ा है, लैंड मैनेजर्स के पास पड़ा है, एसोसिएट्स के पास पड़ा हुआ है। अगर कंपनी काम करने नहीं लौटी तो ये सारे लोग इस पैसे पे मौज करेंगे और कंपनी बदनाम होगी और कस्टमर का पैसा डूबेगा। यही साजिश थी, यही साजिश थी। हजारों करोड़ रुपए एसोसिएट्स और कस्टमर्स के जमीनें जहां पर हैं वहां दबा कर लोग बैठे हुए हैं। वो 1000 करोड़ रुपए मार के बैठ जाएंगे लोग, यही इनकी साजिश थी। और आज ये निकल करके आ रहा है, 40 करोड़ से भी ज्यादा का मामला निकल करके आएगा। ये शाइन नारायण स्क्वायर, गृह संगम, इन 2 प्रोजेक्ट के अलावा ऐसे कई जगहों पर हिमांशु कुमार के जरिए इन्वेस्टमेंट कराए गए, जो अगर कंपनी लौट के ना आती तो जाहिर सी बात है वो माल शाइन की लायबिलिटी के नाम पर किसी बाहरी व्यक्ति को अगर 100 करोड़ दिया गया है तो 60-70 करोड़ में भी सप्लाई करते ही लोग चुप मार करके, तो भी लोग ले लेते, पैसा इनके हाथ में होता, नुकसान कस्टमर को होता, बदनाम कंपनी होती और ये मामला दफन हो गया होता अगर राशिद नसीम आजाद ना होता। अगर मैं बाहर ना होता तो ये मामला दफन हो चुका होता। मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग हर किसी के साथ साथ जांच एजेंसियों के ऑफिसर्स तक, ऐसे अधिवक्ताओं तक जो अपोजिशन में खड़े होते हैं और हर उस व्यक्ति तक जो लीगली शाइन में इन्वॉल्व है वहां तक जाती है। मेरी बातों का और मेरे कहे गए दिए गए सबूतों को अपने दिमाग के तौर पर और जांच के आधार पर चेक करिए, आपको सच्चाई बहुत करीब दिखाई देगी। और यही राशिद नसीम की आवाज, यही बार बार आवाज उठाने की आदत और यही मुकदमा लड़ जाने की जिद और यही शाइन को वापस लाने की जिद, कस्टमर को पैसा दिलाने की जिद ही आज इस मुकदमे को इस अंजाम तक लेकर आई है कि इतना बड़ा मुकदमा फाइनल रिपोर्ट के साथ कंप्लीट होगा, जिसमें गुनहगारों को बाकायदा सजा मिलेगी, कस्टमर्स को उनका पैसा, उनकी जमीन मिलेगी और कंपनी बाइज्जत हिंदुस्तान में एक बार फिर से कोर्ट के आदेश के बाद काम करेगी। यह पहला मुकदमा हिंदुस्तान का होगा जिसमें सब कुछ फाइनल रिपोर्ट लगने के बाद सेटल होगा।